गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल्डोजो इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज के दिन मैंने आपके लिए जिस इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री को चुना है यह है मेटल रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री। और आज हम इसी इंडस्ट्री की एक इंपॉर्टेंट हाई ग्रोथ कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे। आप सब लोग को दोस्तों पता होना चाहिए, इससे पहले भी मैं आपके लिए कई इंपॉर्टेंट कंपनीज जैसे ग्रेविटा इंडिया उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो अगर आपको उस कंपनी के ऊपर वीडियो देखनी है तो आप मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं मेरी यूट्यूब चैनल पे। लेकिन आज के दिन हम इसी इंडस्ट्री की एक और हाई ग्रोथ कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और आज के दिन भी हम यही करेंगे। और साथ में दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने बाइंग डिसीजन को बेस करेंगे मार्केट में, तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। और अगर आप लोग दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को कुछ खास तरह का कंटेंट देखना है जो मैं एक्सक्लूसिवली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए बनाता हूँ, तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप है। आप कोई सी भी मेंबरशिप लेंगे आप सब लोग को ये डिटेल एनालिसिस की वीडियोस जो मैं अपने मेंबर्स के लिए बनाता हूँ ये देखने को मिलेंगी। दोस्तों मेंबरशिप लेने के बाद आपको यहाँ पे मेंबरशिप टैब में जाना है। इस मेंबरशिप टैब के अंदर आपको जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट करता हूँ सिर्फ अपने चैनल के मेंबर्स के लिए वो सब देखने को मिलेंगी। मैं दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक आध दिनों में एक इंपॉर्टेंट कंपनी और है, फास्ट ग्रोइंग एफएमसीजी कंपनी, जिसके पास करंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर है। उसके ऊपर भी एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ। तो आप चैनल की मेंबरशिप लेके उस वीडियो को भी वेट कर सकते हैं। या इससे पहले मैंने आपके लिए पिछले कई महीनों में जो इंपॉर्टेंट कंपनीज कवर की हैं उनकी डिटेल एनालिसिस की वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेने की एक और एडवांटेज मिलेगी। आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है उस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। हम दोस्तों अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे भी इंपॉर्टेंट कंपनीज की और इंडस्ट्रीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल कवर करते हैं। इसके अलावा कभी भी दोस्तों रिजल्ट आने के बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री होती है, गाइडेंस होती है, या कोई भी इंपॉर्टेंट कंपनीज जो एक्सचेंजेस में फाइलिंग करती है वो सब मैं आपके साथ इसी मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर करता हूँ। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट कंपनीज को या इंडस्ट्रीज़ को ट्रैक करना है तो आप मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हमने डिस्कशन किया यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप से रिलेटेड। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे डिटेल एनालिसिस में। तो जिस कंपनी के ऊपर दोस्तों आज के दिन हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं इसका नाम है पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो पॉन्डी ऑक्साइड्स दोस्तों एक मेटल रिसाइकलिंग की कंपनी है। ये इंडिया की लीडिंग स्टेप पे मैन्युफैक्चरर है और इनोवेटर है। पॉन्डी ऑक्साइड आप कह सकते हैं स्टेप पे लार्जेस्ट सेकेंडरी लेड मैन्युफैक्चरर है और पाइनियर है यहाँ पे लेड अलॉय के अंदर। ये इनकॉर्पोरेट हुई थी दोस्तों यहाँ पे ईयर 1995 में। इन्होंने क्राफ्ट की है अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे क्वालिटी के थ्रू। यहाँ पे हाईली एफिशिएंटली काम करती कंपनी और रिलायबल इसने अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया है स्पेशली अपने कस्टमर्स के लिए। और इसने थ्राइव किया यहाँ पे अचीव करके जो डिजायर्ड इस टाइम पे ऑपरेशनल एक्सीलेंस है थ्रू कॉन्स्टेंट यहाँ पे टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। इसके अलावा इसने अपनी टेक्नोलॉजी को लगातार अपग्रेड किया है, यहाँ पे प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन किया है। और कंपनी का जो रोबस्ट R&D है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलप करने के लिए नए प्रोडक्ट्स को और प्रोसेसेस को कंपनी के बिजनेस को हेल्प करने के लिए, जिससे यहाँ पे इवेल्युएट कर पाए डायनेमिक जो कस्टमर ट्रेंड्स मार्केट में बने रहते हैं। तो कंपनी के पास दोस्तों रिसाइकलिंग की काफ़ी तगड़ी स्ट्रेंथ है। इसके अलावा यहाँ पे डेडिकेटेड वर्कफोर्स है, प्रोफिशिएंट इसके बाद मैनेजमेंट टीम है यहाँ पे जो ड्राइव करती है इस कंपनी को बनने के लिए एक वैल्यूएबल कंपनी इन मेटल रिसाइकलिंग और साथ में नॉन मेटल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे कंपनी दोस्तों कंटिन्यूसली एक्सपेंड करी है अपने पोर्टफोलियो को नॉन फेरस मेटल्स के अंदर भी और प्लास्टिक के अंदर भी इवेल्युएट करके जो अदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आती हैं यहाँ पे करंटली भी और फ्यूचर में भी। तो ये दोस्तों मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दिया कंपनी का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे बिजनेस को ग्लांस में। तो अगर आप दोस्तों सबसे पहले चेकआउट करें 4 रिसाइकलिंग वर्टिकल्स है कंपनी के जिनमें कंपनी काम करती है। यहाँ पे 30 ईयर का कंपनी को अभी तक एक्सपीरियंस है। इंडिया की फर्स्ट यहाँ पे 3N7 LME रजिस्टर्ड लेड ब्रांड है। इसके अलावा दोस्तों 140K प्लस मिलियन टन स्क्रैप रिसाइकिल करती है पर एनम। यहाँ पे 500 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं जो कंपनी में काम करते हैं। 200 प्लस पार्टनर्स हैं वर्ल्ड वाइड जिनके साथ कंपनी काम करती है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे सर्टिफाइड है QMS, EMS और OHSAS। यहाँ पे ए स्टेबल एक्सटर्नल रेटिंग है इसकी जो क्रिसिल के द्वारा प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा प्रेस्टीजियस यहाँ पे AEO T3 सर्टिफिकेशन भी कंपनी के पास।
20+ दोस्तों एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, इंडिया से बाहर जहाँ कंपनी एक्सपोर्ट करती है। यहाँ पे अगर आप कंपनी की रेवेन्यू की CAGR देखें यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो पिछले 5 साल का आपको 11% का दिखेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में दोस्तों कंपनी की ग्रोथ यहाँ पे एक्सीलेट हुई है। पिछले 5 साल का अगर आप यहाँ पे EBITDA का CAGR या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का CAGR देखें, तो यहाँ पे पिछले 5 साल का जो कंपनी का EBITDA का CAGR है 22% का है, और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है ये 32% का है। इंक्रीज कर रही है दोस्तों कंपनी लगातार अपनी कैपेसिटीज़ को, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रही है, और यहाँ पे ऑटोमेशन भी इंट्रोड्यूस कर रही है। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रेटेजिकली कंपनी की जो यूनिट्स है इस टाइम पे लोकेटेड है क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो पोर्ट्स हैं इनसे। इसके अलावा कंपनी को अवार्ड मिला है यहाँ पे 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का भी। तो मैंने आपको कंपनी के बिजनेस को ग्लांस में चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे ओवर द ईयर्स कंपनी ने कैसे डेवलपमेंट किया है। हम चेकआउट करेंगे दोस्तों पेंडेमिक के बाद से कंपनी में किस तरह के चेंजेस आए। तो पेंडेमिक के टाइम में दोस्तों 2020 में कंपनी ने एक्वायर किया था मेलोई मेटल प्राइवेट लिमिटेड को। यहाँ पे इसकी कैपेसिटी थी 48,000 मिलियन टन पर एनम की। यहाँ पे इसके बाद कंपनी ने रीच की थी जो टोटल इस टाइम पे कंबाइंड लेड की और लेड एलॉय की कैपेसिटी है करीबन 1,20,000 मेट्रिक टन पर एनम की। इसका 2021 के बाद दोस्तों इसने इंक्रीज किया था यहाँ पे SMD1 एक्सपेंशन फ्रॉम 36,000 टू 48,000, और इसने यहाँ पे इसकी टोटल कैपेसिटी को इंक्रीज करके 1,32,000 कर दिया था। इसने कैरी फॉरवर्ड किया फर्दर यहाँ पे एक्सपेंशन को कॉपर के अंदर भी। 2022 में दोस्तों इसने इशू किया यहाँ पे बोनस शेयर 1:1 की रेशियो में। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे स्टैब्लिश किया होली ओन सब्सिडरी को, इसका नाम था यहाँ पे POCL फ्यूचर टेक प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे एक्सपेंड किया कंपनी ने अपने वेंचर्स को रिसाइकलिंग में प्लास्टिक्स की। इसके बाद 2023 में दोस्तों सक्सेसफुली इसने स्टैब्लिश किया और यहाँ पे कमर्स किया ऑपरेशंस को एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग के मेटल फैसिलिटी में, जो इसकी यहाँ पे POCL की है। इसकी फैक्ट्री आपको दिखेगी तमिलनाडु में। इसके बाद दोस्तों 2023 में इसने एक्वायर किया यहाँ पे 123 एकड़ ऑफ लैंड यहाँ पे मुंद्रा गुजरात के अंदर। इसने रेज किया यहाँ पे फंड थ्रू प्रेफरेंशियल इशू जिसका अमाउंट था यहाँ पे टोटल करीबन 132 करोड़। इसने रेज किए दोस्तों यहाँ पे फंड QIP के थ्रू भी जिनका अमाउंट था 175 करोड़। तो कंपनी का दोस्तों एक्सपेंशन हुआ यहाँ पे लेड रिसाइकलिंग के अंदर बाय 36,000 MTPA इन फेज 1। इसका 2025 में कंप्लीशन किया इसने यहाँ पे अपनी तमिलनाडु एक्सपेंशन का फर्स्ट फेज का, और जो यहाँ पे TKD का सेकंड एक्सपेंशन था दोस्तों सेकंड फेज था आप कह सकते हैं, जो यहाँ पे इसका कमर्समेंट हुआ सेकंड हाफ में जिसने इंक्रीज की कंपनी के यहाँ पे कॉपर की कैपेसिटी को। इसके बाद उससे यहाँ पे फर्दर भी 26-27 में एक्सपेक्टेड है मुंद्रा के अंदर कंपनी एक्सपेंशन करने वाली है और एक्सप्लोर करने वाली नई अपॉर्चुनिटीज रिसाइकलिंग के अंदर। तो आप देख सकते हैं कंपनी काफ़ी बड़े तरीके से एक्सपेंशन के थ्रू यहाँ पे ग्रोथ के पाथ में है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों इसकी रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो यहाँ पे कंपनी की जैसे मैंने आपको बताया पोर्ट्स के पास है जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है इसकी फैसिलिटीज़ मुंद्रा गुजरात के अंदर है आपको। इसके अलावा स्मेल्टर डिवीजन दिखेगी आपको आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे लेड की कैपेसिटी 84,000 KTPA की है। इसके अलावा कॉपर की दिखेगी आपको 6,000 KTPA की। इसके बाद उससे यहाँ पे तमिलनाडु में जो TKD लेड डिवीजन है यहाँ पे फेज 1 जिसमें मैंने आपको बताया कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे 36,000 KTPA का कमीशनिंग हो चुकी थी इसकी अप्रैल 25 में, और यहाँ पे जो सेकंड फेज है दोस्तों 36,000 KTPA का इसकी कमीशनिंग दिसंबर 25 में हो चुकी है। इसके अलावा कंपनी का जो हेडक्वार्टर है आपको चेन्नई तमिलनाडु में दिखेगा। जो एल्यूमिनियम की डिवीजन है यहाँ पे आपको तमिलनाडु में दिखेगी, कैपेसिटी 12,000 KTPA की है। प्लास्टिक की डिवीजन भी तमिलनाडु में है जिसकी 9,000 KTPA की यहाँ पे कैपेसिटी है। अगर टोटल लेड की कैपेसिटी देखें तो 2 लाख यहाँ पे 4,000 KTPA की है, प्लास्टिक की 9,000 की है, कॉपर की 6,000 की और एल्यूमिनियम की यहाँ पे 12,000 की। तो ये सारी की सारी दोस्तों यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो यहाँ पे प्रोसेस करती हैं स्क्रैप्स को और रिसाइकिल करती है यहाँ पे, साथ में मैन्युफैक्चर करती है हाई क्वालिटी के मेटल्स और नॉन मेटल बाई प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी को। तो मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों किस हिसाब से स्ट्रेटेजिकली लोकेट किया इसने अपनी यूनिट्स को क्लोज प्रॉक्सिमिटी में यहाँ पे पोर्ट्स के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के हिसाब से लेवरेज करिए अपने डाइवर्स रिसाइकलिंग वर्टिकल्स को। तो यहाँ पर दोस्तों आप कंपनी के वर्टिकल्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेड के वर्टिकल, प्लास्टिक का, कॉपर का और एल्यूमिनियम का। यहाँ पर अगर आप देखें फिनिश गुड की कैपेसिटी इसकी लेड के अंदर 2,04,000 MTPA की है। इसके अलावा अगर आपको प्रोक्योरमेंट का यहाँ पे स्प्लिट दिखेगा 70% का इम्पोर्ट से है और 30% का डोमेस्टिक से। सेल का स्प्लिट आपको दिखेगा यहाँ पे 73% का एक्सपोर्ट से और 27% का डोमेस्टिक से। टारगेट इंडस्ट्री है दोस्तों यहाँ पे लेड रिसाइकलिंग के अंदर, लेड एसिड बैटरी और अदर बैटरी OEMs। इसके अलावा अगर आप प्लास्टिक के अंदर देखें कैपेसिटी यहाँ पे 9,000 MTPA की है। यहाँ पे प्रोक्योरमेंट का अगर आप स्प्लिट देखें तो 59% यहाँ पे प्रोक्योरमेंट आपको इम्पोर्ट से आता हुआ दिख रहा है बाहर के देशों से और 41% डोमेस्टिक से। सेल्स का स्प्लिट देखें अगर आप तो 100% इसकी सेल्स यहाँ पे डोमेस्टिक है। टारगेट इंडस्ट्री यहाँ पे दोस्तों ऑटोमोबाइल है, अप्लायंसेज है, फर्नीचर है, पेंट्स है, बैटरी है, OEMs है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसके बाद अगर आप कॉपर की रिसाइकलिंग के अंदर देखें 6,000 MTPA की कैपेसिटी कंपनी के पास। प्रोक्योरमेंट का स्प्लिट यहाँ पे 100% का दिखेगा आपको। 100% यहाँ पे प्रोक्योरमेंट यानी
कॉपर का है आपको इम्पोर्ट के थ्रू करती हुई दिखेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप सेल्स का स्प्लिट देखें 61% का आपको दिखेगा यहाँ पे डोमेस्टिक का और 39% का एक्सपोर्ट का। इसके अलावा अगर आप टारगेट इंडस्ट्रीज देखें तो कॉपर वायर होगी यहाँ पे और उसके अलावा अदर कॉपर अप्लायंसेस इसके अंदर आती हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग के अंदर कैपेसिटी इसकी 12,000 MTPA की है। प्रोक्योरमेंट का स्प्लिट यहाँ पे 100% इम्पोर्ट का है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे सेल्स का स्प्लिट देखें तो यहाँ पे भी कंपनी की सेल्स 100% डोमेस्टिक से आती है। यहाँ पर टारगेट इंडस्ट्रीज आपको ऑटोमोबाइल दिखेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री दिख रही है जो कंपनी के डिफरेंट वर्टिकल्स टारगेट करते हैं। इसके अंदर आपको कॉपर वायर दिखेंगे, ऑटोमोबाइल दिखेगी, अप्लायंसेज दिखेंगे, फर्नीचर, पेंट्स, बैटरी, OEMs और इसके अलावा लेड के अंदर लेड एसिड बैटरी। तो मैंने आपको काफ़ी बड़े तरीके से डाइवर्स वर्टिकल दिखाए कंपनी के बिजनेस के। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अपने एनालिसिस के। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इसके वैल्यू एडिड और कस्टमाइज प्रोडक्ट इनके पोर्टफोलियो को। तो लेड के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे प्योर लेड दिखेगा, लेड कैल्शियम अलॉय दिखेंगे, लेड टिन अलॉय, एंटोमनी अलॉय दिखेंगे, मास्टर अलॉय दिखेंगे और स्पेशलिटी अलॉय दिखेंगे। यहाँ पे 100+ अदर स्पेशलाइज्ड अलॉय मैन्युफैक्चर करती है कंपनी लेड के अंदर। इसके अलावा प्लास्टिक के अंदर आपको देखे इंडस्ट्रीज और इंजीनियरिंग प्लास्टिक दिखेंगे, इनके ग्रेनुअल्स दिखेंगे। इसमें आपको PPCP दिखेगा, ABS दिखेगा, HDPE, LDPE, PC, PPHP, नायलॉन 6 और 66 दिखेगा। इसके बाद कॉपर के अंदर आपको क्लब दिखेगा, कोबरा दिखेगा, मिलबेरी दिखेगा, ग्रीस मिलबेरी दिखेगा, टिन मिलबेरी दिखेगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट कस्टमाइज आपको प्रोडक्ट दिखेंगे। इसके बाद एल्यूमिनियम के अंदर आपको ADC सीरीज दिखेगी, यहाँ पे आपको LM सीरीज दिखेगी, टेलर्ड मेड यहाँ पे अलॉय दिखेंगे एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो ये मैंने दोस्तों आपको चेकआउट करा यहाँ पे वैल्यू एडेड कस्टमाइज प्रोडक्ट कंपनी के जो पोर्टफोलियो में करंटली आते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इनके प्रोक्योरमेंट की स्ट्रेंथ को। तो यहाँ पर दोस्तों लॉन्ग टर्म देखिए एसोसिएशन है इसका अपने सप्लायर्स के साथ जो अश्योर करता है यहाँ पे अनइंटरप्टेड सप्लाई को। तो ये काफ़ी बड़ी एडवांटेज है कंपनी के पास। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे देखिएगा मल्टी सोर्स स्ट्रेटेजी जो प्रोक्योर करती है इस टाइम पे रॉ मटेरियल को फ्रॉम 70+ कंट्रीज से। यहाँ पे 270+ ओवरसीज सप्लायर है कंपनी के पास जिनके साथ कंपनी का काफ़ी बड़ा रिलेशनशिप है जो मैंने आपको पहले दिखाया। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्रोक्योरमेंट टीम है कंपनी की जो ग्लोबल रीच है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सिस्टम बैक्ड है बाय टेलर मेड सॉफ्टवेयर। साथ में कंपनी यहाँ पे वेल डिफाइंड प्रोसेस रखती है और यहाँ पे रीजनेबल सोर्सिंग प्रैक्टिस रखती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको MOEF लाइसेंस दिखेगा कंपनी के पास। यहाँ पे परमिशन है कंपनी के पास इंपोर्ट करने की वेरियस टाइप ऑफ स्क्रैप्स को। ये भी हर कंपनी को आसानी से नहीं मिलती है। इसके अलावा दोस्तों POCL जो इस टाइप पे ब्रांड है ये लिस्टेड है ऑन लंडन मेटल एक्सचेंज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की देखिए प्रोक्योरमेंट की स्ट्रेंथ है जो मैंने आपको चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो और फ्यूचरिस्टिक रोड मैप को कंपनी के। तो करंट पोर्टफोलियो के अंदर जैसे मैंने आपको दिखाया दोस्तों यहाँ पे लेड, कॉपर, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम आता है। यहाँ पे कंपनी एक्सप्लोर कर रही है R&D सेंटर्स के थ्रू और स्ट्रेटेजिक जॉइंट वेंचर्स के थ्रू। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे प्री फिजिबिलिटी में आपको रबर और EVs दिखेगा जिन कैटेगरीज के अंदर कंपनी यहाँ पे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज देख रही है। यहाँ पे फिजिबिलिटी में आपको देखिए लिथियम आयन दिखेगा, यहाँ पे क्लियरली कंपनी इस टाइप पे फोकस कर रही है। एग्जीक्यूशन के अंदर देखिए आपको यहाँ पे लेड कैपेसिटी का एक्सपेंशन दिख रहा है। यहाँ पे इसने ऐड किया एडिशनल कैपेसिटी 36,000 MTPA की। यहाँ पे पोस्ट एक्सपेंशन दोस्तों जो लेड कैपेसिटी है ये बन चुकी है यहाँ पे करीबन 2,04,000 MTPA। और कई इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन फेज 1 और फेज 2 के आपको दिसंबर में कंप्लीट होते हुए दिखे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे लेवर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के आउटलुक की कंपनी के लिए। तो सबसे पहले लेवर तो दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन ही है। डिफरेंट वर्टिकल्स के अंदर कंपनी यहाँ पे अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रही है, लिथियम आयन के अंदर डाइवर्सिफाई कर रही है और साथ में फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग कैपेक्स के प्लान कंपनी के फ्यूचर में भी है। जो ये प्लान है दोस्तों करंटली फंडेड है बाय आइडियल मिक्स ऑफ यहाँ पे डेब्ट, इक्विटी और इंटरनल एक्यूरल्स। इसके अलावा स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं दोस्तों PWMR और EPR यहाँ पे इंक्रीज करेंगे डोमेस्टिक स्क्रैप की अवेलेबिलिटी को। ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव है दोस्तों। प्रोक्योरमेंट अगर लोकल बढ़ेगा। इसके अलावा कंपनी ओपन है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए मर्जर्स को, एक्विजिशन को और जॉइंट वेंचर्स को और साथ में कोलैबोरेशन को। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के यहाँ पे आपको ग्रोथ के लेवर दिखेंगे। इंप्रूव यहाँ पे जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है इसके ऊपर कंपनी फोकस करी है। ये कंपनी करेगी यहाँ पे टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के थ्रू अपने मार्जिन्स को एनहांस करने के लिए। तो लेवर्स दिख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के आउटलुक के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स को। अगर आप देखें दोस्तों कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है तो यहाँ पे दोस्तों सारे आंकड़े आपको मिलियन रुपीज़ में दिखेंगे। तो Q3 FY25 में यानी पिछले साल के Q3 में आपको कंपनी के रेवेन्यू दिख रहे थे 5,000 मिलियन रुपीज़ के जो इंक्रीज होकर 7,700 हो चुके हैं। और ये आंकड़े यहाँ पे Q3 FY26 के। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप EBITDA देखें और EBITDA मार्जिन देखें, EBITDA यहाँ पे 267 मिलियन रुपीज़ से इंक्रीज होकर 591 मिलियन रुपीज़ का हो गया है और EBITDA मार्जिन यहाँ पे 5.3% से इंक्रीज होकर 7.6% के हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन 3% से इंक्रीज होकर 4.8% के हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखे तो Q3 FY25 के मुकाबले Q3 FY26 में 151 करोड़ से इंक्रीज होकर 376 करोड़ का हुआ है। इसके बाद 9 मंथ के बेसिस पे भी दोस्तों आपको काफ़ी बड़ा इंक्रीज दिख रहा है। 15,000 से 20,000 हो चुका है यहाँ पे 9 मंथ के बेसिस पे पिछले साल के मुकाबले इस साल। यहाँ पे अगर आप एबिटा मार्जिन देखें दोस्तों तो 5.3% से 7.8% के हुए हैं। प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे 3.1% से 5% के हुए हैं। और जो प्रॉफिट ऑफ टैक्स है दोस्तों 9 मंथ के बेसिस पे यहाँ पे FY25 के मुकाबले FY26 में 471 मिलियन रुपीज़ से 1000 मिलियन रुपीज़ का हो चुका है। तो यहाँ पे आपको सारे आंकड़े Q3 के बेसिस पे भी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और 9 मंथ के बेसिस पे भी पॉजिटिव दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे लेड के प्रोडक्शन को और इसमें हमें कैसी ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि दोस्तों कंपनी का मेन बिजनेस टाइम पे लेड रिसाइकलिंग का ही है। तो यहाँ पे Q3 FY25 के मुकाबले दोस्तों अगर आप लेड का प्रोडक्शन देखें इस क्वार्टर में यानी Q3 FY26 में तो 21,186 मिलियन टन से ये आपको करीबन 33,271 मिलियन टन का होता दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप लेड की सेल्स देखें दोस्तों तो ये आपको 21,618 मिलियन से करीबन इंक्रीज होकर यहाँ पे 30,000 की होती दिख रही है। अब यहाँ पे अगर आप एबिटा पर टन देखें दोस्तों तो ये भी काफ़ी बड़े तरीके से इंक्रीज हुआ है। Q3 FY25 के मुकाबले Q3 FY26 में ये 12,569 था, ये इंक्रीज होकर 17,427 हो चुका है। सिमिलर पैटर्न आपको 9 मंथ के बेसिस पे दिखेगा। लेड प्रोडक्शन में 68,000 से 83,000, यहाँ पे लेड की सेल्स में 67,500 से 77,800 के आसपास। और यहाँ पे लेड के एबिटा पर टन आपको 12,400 से यहाँ पे 18,000 जाता हुआ दिख रहा है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे कंपनी का रोबस्ट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दिखाया है लेड के प्रोडक्शन का, इसकी सेल्स का और एबिटा पर टन का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें ग्रोथ कैसी देखने को मिली है। तो अगर आप दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस में आपको यहाँ पे जब देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में 55% का, क्वार्टरली बेस पे 22% का। इसके बाद अगर आप चेकआउट करें दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो क्वार्टरली बेस पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 6% का जंप आया है और ईयर ऑन ईयर बेस पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 148% का जंप आया है। तो क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे काफ़ी बड़े तरीके से क्वार्टरली बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी बॉन्ड डाइऑक्साइड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। इसके कारण कंपनी का जो EPS है दोस्तों यानी अर्निंग पर शेयर ये आपको 128% इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो ये मैंने आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स में कंपनी की ग्रोथ चेकआउट कराई ईयरली बेस पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं Q3 के बेस पे और 9 मंथ के बेस पे स्ट्रेटेजी की जो अपडेट दी है मैनेजमेंट ने। तो मैनेजमेंट का कहना है दोस्तों यहाँ पे हाईएस्ट एवर क्वार्टरली और 9 मंथ के बेस पे रेवेन्यू रहा है कंपनी का, एबिटा रहा है और प्रॉफिट ऑफ टैक्स रहा है। काफ़ी पॉजिटिव बात है, अभी तक का हाईएस्ट एवर है। इंक्रीज हुआ है यहाँ पे प्रोडक्शन में और सेल्स में लेड की, कॉपर की, जो आपको देखने को मिला है बहुत क्वार्टरली और 9 मंथ के बेस पे। इसके अलावा दोस्तों Q3 FY26 का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ईयर ऑन ईयर बेस पे मैंने आपको चेकआउट करा दिया है। 55% यहाँ पे रेवेन्यू अप है और 122% आपको एबिटा और 148% प्रॉफिट ऑफ टैक्स इंक्रीज होता दिख रहा है। सक्सेसफुली कंपनी ने यहाँ पे कमीशनिंग की है प्रोडक्शन की फेज 1 और फेज 2 की। यहाँ पे लेड कैपेसिटी का जो एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट है दोस्तों ये कंट्रीब्यूट करेगा 36,000 MTPA ईच इन अप्रैल 25, जो यहाँ पे पहला कमीशनिंग हुई थी और यहाँ पे दिसंबर 25 में दूसरी कमीशनिंग हुई है यानी फेज 2 की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 मंथ के बेसिस में यानी 9 मंथ FY26 के बेसिस पे 25 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने केपेक्स किया है। एस्टिमेटेड जो केपेक्स है दोस्तों यहाँ पे Q4 में जो होता हुआ दिखेगा आपको ये करीबन 35 करोड़ का होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रेटेजिक अपडेट चेकआउट कराई केपेक्स के हिसाब से मैनेजमेंट की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करेंगे यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप को और इसके वैल्यूएशंस को। तो ये अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसकी मार्केट कैप 3,100 करोड़ की है। स्टॉक का पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.8 का है, इंडस्ट्री का पी 27 का है। तो करंटली दोस्तों इंडस्ट्री से नीचे आ चुका है इसका पी रेशियो। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का जो पिछले एक साल का मीडियन पी था यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये आपको 40 के आसपास का दिख रहा था, ये करंटली 26 पे आ चुका है। अगर आप पिछले 3 साल का भी कंपनी का मीडियन पी देखेंगे दोस्तों तो आपको 29 के आसपास का दिखेगा। तो पिछले 3 साल के मीडियन पी से भी इसका जो करंट पी है आपको नीचे दिख रहा है। और दोस्तों कंपनी की ग्रोथ जो है पिछले कुछ सालों में इंक्रीज हुई है। इसके अलावा कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 16.9 का दिख रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.7 का दिख रहा है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है दोस्तों 11.7% की दिख रही है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 10.5% की दिख रही है। लेकिन जैसे मैंने आपको चेकआउट करा था दोस्तों पिछले साल आपको ईयर ऑन ईयर बेस पे काफ़ी शानदार कंपनी में ग्रोथ दिखी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चेकआउट करें दोस्तों कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, तो डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.05 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। करंटली दोस्तों कंपनी के रिजर्व लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। इसलिए अगर आप 3 सालों में देखें तो कंपनी के रिजर्व यहाँ पे 243 करोड़ से इंक्रीज होकर 342 करोड़ हुए। मार्च में फिर दोबारा से यहाँ पे आपको करीबन 583 करोड़ होते हुए दिखे और करंटली सितंबर में और बढ़ गए हैं 680 करोड़ के आसपास हो गए। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के आपको लगातार फिक्स एसेट इंक्रीज होते दिख रहे होंगे क्योंकि कंपनी यहाँ पे लगातार एक्सपेंशन करी है। फिक्स एसेट देखिए 96 करोड़ से 114 करोड़
130 करोड़ और करंटली यहाँ पे 199 करोड़ के होते हुए दिख रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिजर्व के अलावा आपको बोरिंग भी देखना जरूरी है। अगर आप कंपनी की बोरिंग्स देखें तो लगातार घट रही हैं, 103 करोड़ से घट के यहाँ पे 35 करोड़ की हो गई हैं और रिजर्व इंक्रीज होकर करीबन 680 करोड़ के हो गए हैं। तो बोरिंग्स कुछ भी नहीं है दोस्तों यहाँ पे रिजर्व के मुकाबले। यहाँ पे बैलेंस शीट कंपनी की हेल्दी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कैश फ्लो को। तो कंपनी दोस्तों पिछले 2-3 सालों से लगातार पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको मार्च 25 में कंपनी का जो कैश फ्लो है नेगेटिव दिख रहा है 79 करोड़ का। यहाँ पे आपको लगातार ट्रैक करना है कंपनी का परफॉर्मेंस साल के अंत में कैसा रहता है, यानी FY26 के आंकड़ों में। इसके अलावा कंपनी के जो नेट कैश फ्लो है दोस्तों आपको पॉजिटिव दिखेंगे मार्च 24 में करीबन 11 करोड़ के और मार्च 28 में 28 करोड़ के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के की रेशियोज को। यहाँ पर दोस्तों कंपनी के इन्वेंट्री डेज हल्के से बढ़ा है 33 डेज से 47 डेज के। कैश कन्वर्जन साइकिल भी हल्का सा बढ़ा है 55 डेज से 65 डेज का। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे पिछले 3-4 सालों में देखें तो आपको 60 से 65 की रेंज में ही दिख रहा है। इसके बाद हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज। तो वर्किंग कैपिटल डेज दोस्तों थोड़े से बढ़े हैं, जिसके कारण देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल इंक्रीज हुआ है 35 डेज से 54 डेज का। तो ये भी आपको ट्रैक करना है कि फ्यूचर में कंपनी के हिसाब से इंप्रूव करती है अपने वर्किंग कैपिटल साइकिल को। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का करंटली जो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है आपको 17 के आसपास का दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों कुछ चेंज नहीं आया है। प्रमोटर की होल्डिंग 39% के आसपास ही है काफ़ी क्वार्टर से। यहाँ पे जो FIAs की होल्डिंग है आपको लगातार बढ़ती हुई दिख रही है पिछले 2-3 क्वार्टर से 1.33% से 1.75% और करंटली दिसंबर में यहाँ पे 2.34%। माइन्यूट से आपको दोस्तों यहाँ पे डिक्रीज दिख रहा है DIs की होल्डिंग में 7.02% से 6.78%। तो ये हमने चेकआउट किया कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कैपेसिटी का जो एक्सपेंशन हो रहा है करंटली कंपनी का ये किस हिसाब से दिखता है। यहाँ पे दोस्तों मैनेजमेंट ने जो क्वार्टर थ्री की अर्निंग कॉल थी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल बताई है। यहाँ पे कैपेसिटी से रिलेटेड, केपेक्स से रिलेटेड और प्लेटफॉर्म बिल्ड से रिलेटेड। यहाँ पे अगर आप देखिए जो लेट का एक्सपेंशन हुआ है दोस्तों फेज 2 कंप्लीट हो चुका है, जो मैंने आपको कई बार चेकआउट करा दिया है दिसंबर 25 में। तो दोस्तों यहाँ पे जो टोटल लेट की कैपेसिटी थी कि आपको 1,32,000 से इंक्रीज होकर 2 लाख के आसपास की जाती हुई दिखी है। और यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है दोस्तों जो नई कैपेसिटी है यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं रैंप अप हो जाएगा यूटिलाइजेशन अराउंड 70% कमिंग क्वार्टर्स में। इसके बाद दोस्तों अगर आप कॉपर एक्सपेंशन के अंदर देखें तो कॉपर की जो रिसाइकलिंग की कैपेसिटी है ये कंपनी की डबल हो चुकी है 6,000 से यहाँ पे 12,000 TPA की यहाँ पे होती हुई दिखी है आपको जनवरी 2026 में। यहाँ पे अगर आप स्टेटस देखें तो मैनेजमेंट का कहना है कि कुछ ट्रायल्स यहाँ पे करंटली ऑनगोइंग है और कैपेसिटी यहाँ पे बिलीव है ये लाइव आ जाएगी नेक्स्ट 2 से 3 दिनों में। और ये मैनेजमेंट ने दोस्तों तभी बता दिया था जब इसकी अर्निंग कॉल्स आई थी रिजल्ट के बाद। तो यहाँ पे क्लियरली कैपेसिटी कंपनी की लाइव आ चुकी होगी। ये अनेबल करेगा कंपनी को इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए फरवरी और मार्च में। और इसका इम्पैक्ट आपको कंपनी के क्वार्टर 4 में देखने को मिल सकता है। तो ये मैंने दोस्तों आपको कैपेसिटी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल बताई है दोस्तों, जो टारगेट दिए हैं फ्यूचर के, इनके ऊपर हम चेकआउट करते हैं मैनेजमेंट की क्या टारगेट है। तो यहाँ पे दोस्तों फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं एडिशनल वर्टिकल्स में। यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं लेड के अंदर, कॉपर के अंदर और लिथियम आयन के अंदर, मैंने आपको चेकआउट कराया है। इसके अलावा इनके टारगेट है दोस्तों यहाँ पे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के, यहाँ पे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स के 50% यहाँ पे प्लस की वॉल्यूम ग्रोथ अचीव करना चाह रहे हैं। यहाँ पे कंपनी अपने ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को 20% प्लस का लाना चाह रही है। इसके अलावा अगर आप रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो कंपनी का कहना है यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं 20% प्लस की। यहाँ पे कंपनी टारगेट करी है फ्यूचर में देखिए प्रॉफिट ग्रोथ 20% प्लस की। यहाँ पे EBITDA मार्जिन 8+% के। यहाँ पे कंपनी 50% रिन्यूएबल पावर यूसेज करेगी, जिसके कारण यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ेगी और मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। इसके बाद उसमें यहाँ पे 60% प्लस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कंपनी अपने पोर्टफोलियो में इंक्रीज करना चाह रही है, यानी कंपनी के टोटल प्रोडक्ट इस टाइम पे जो वैल्यू एडेड होंगे 60% हो जाएंगे। ये कंपनी का टारगेट है 2030 का। इसके अलावा 20% प्लस का कंपनी रिडक्शन करेगी यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन में रिड्यूस करने के लिए कार्बन के फुटप्रिंट को। तो दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर की ग्रोथ को लेके भी रेवेन्यू की, प्रॉफिट की और मार्जिन की कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस दी है। अगर आप लोग दोस्तों अपने पीयर्स के मुकाबले और यहाँ पे ग्रोथ के मुकाबले भी कंपनी के वैल्यूएशंस को और ग्रोथ को डायरेक्टली कंपेयर करें तो बोथ वैल्यूएशंस में और ग्रोथ में पीयर से सुपीरियर दिख रही है। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराई यहाँ पे मैनेजमेंट की जो इंपॉर्टेंट कमेंट्री थी क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बाद। और दोस्तों जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपने किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है इससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को मार्केट में बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है।
इसलिए दोस्तों मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। होप करता हूँ आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।